बेसिक क्वेश्चंस होंगे, कुछ हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस होंगे जिनमें हमारे पास अगर हम बात करें जिनको हम डायरेक्ट क्वेश्चन कह सकते हैं वो 20 वर्ड्स के होंगे। उसमें से एक क्वेश्चन है जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में अधिक तापमान का क्या कारण है, तो वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से इंटरनल जो हाई टेम्परेचर है वो रहता है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको आई होप कि प्री स्टैंडर्ड आपने पढ़ रखा है तो मेंस लेवल पर आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 3 चीजें मेन आती हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं आंतरिक बल, या फिर इनको एक और बोला जाता है अंतर्जात, एंडोजेनिक फोर्सेस, जो दोनों तरह के होते हैं। पृथ्वी की इंटरनल जो मूवमेंट्स होते हैं वो इंटरनल मूवमेंट्स वर्टिकल भी होंगे कि प्लेट्स आपस में ऊपर नीचे भी होंगी, और प्लेट्स लेफ्ट एंड राइट भी होंगी, मतलब वो हॉरिजॉन्टल भी होंगी और वो वर्टिकल भी होंगी। ठीक है। दूसरा इसमें रीजन आता है जो पृथ्वी के अंदर नाभिकीय तत्व है, यूरेनियम एक्सेट्रा, वो नाभिकीय तत्वों का स्वतः विखंडन होता रहता है। और तीसरी चीज आती है इसमें अदर जो केमिकल्स हैं उन केमिकल्स का आपस में रिएक्शन होता रहता है, जिसको हम लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है। तो ये एक 20 वर्ड का डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आई होप ये चीजें हम पहले से समझते हैं। चलिए अब हम मेन चीज पर आते हैं, जो हमारे एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से हैंडल करना होता है। सो एग्जामाइन द नीड बिहाइंड अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशंस ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। राज्यों के और केंद्र राज्य संबंध के बीच में सरकार ने भारत में आयोग गठित किया, उसकी आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे देख सकते हैं, मैं यहाँ पर स्पेस थोड़ी क्रिएट कर देता हूं आप लोगों के, कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर हमें आयोग गठित करने पड़े, उनकी क्या आवश्यकताएं थी, मतलब ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि हमने ऐसे कमीशन अपॉइंट किए थे। तो पहली बात, अगर आप आंसर स्टार्ट करना चाहें तो आप आंसर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर स्टार्ट कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज के लिए कहां पर प्रोविजंस है या कहां पर प्रावधान है कि भारतीय संविधान में इस आर्टिकल में इस अधिनियम के अंतर्गत ये चीज दी हुई है और यहाँ पर केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन है। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रीफ में आर्टिकल्स बता देता हूं कि आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक जो लेजिस्लेचर रिलेशंस हैं केंद्र राज्य के, सेंटर एंड स्टेट के, वो दिए हुए हैं। दूसरे हैं 256 से 263 तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं वो दिए हुए हैं। और थर्ड पार्ट है 268 से सॉरी ये 293 तक जो फाइनेंस है या फाइनेंशियल रिलेशंस जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में है। क्या इसके अलावा भी है? हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर और वो चीजें हैं, वो भी उसमें आता है। पर हम एक बार की क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए इनका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। उन्होंने टर्म दिया है परीक्षण कीजिए, यह क्वेश्चन का टर्म है एग्जामाइन। सो क्या ये वास्तव में ऐसी परिस्थितियां थी, ये आवश्यकताएं ऐसी थी कि हमें अलग से आयोग गठित करना पड़ा? उनकी हम बात करते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिनकी वजह से ये आयोग गठित करना पड़ा। मैं सिर्फ आयोग की बात कर रहा हूं, विभिन्न कमेटियां बनी है और अलग अलग स्टेट्स ने अपनी तरफ से भी अलग अलग कमीशंस बनाए थे, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। केवल केंद्र लेवल पर कितने आयोग बनाए गए केंद्र राज्य संबंध पर, क्वेश्चन की डिमांड वहीं तक सीमित है। अननेसेसरी हम वर्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं कर सकते और अननेसेसरी बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। सो अब आते हैं कि
सबसे पहले जो आयोग बना था, इसका आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट कमीशन की बात करते हैं। ये बना था RS सरकारिया सर के अंडर में। इसका गठन किया गया था, ब्रीफ में बता देते हैं, 1983, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1987 में। ओके, मैं 83 की बात करता हूं, 1980s में आ गए हैं हम। क्या ऐसी परिस्थितियां होंगी, हम आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं, तो आवश्यकताओं में आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था, अगर हम 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मानते हैं कि हमने 1950 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रन करना स्टार्ट कर दिया था, तो 1980 तक आते आते क्या हो चुका था। तो सबसे पहली बात है कि हमने फेडरल स्ट्रक्चर, जो संघात्मकता हमने अपनाई थी, उसके यहाँ पर 3 दशक पूर्ण हो चुके थे। तो हम ये चीज एग्जामाइन करने की कंडीशन में थे कि 3 दशक के बाद में फेडरल स्ट्रक्चर में इंडिया कितना सक्सेसफुल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो आप आंसर में कोट कर सकते हैं वो है 3 डिकेड्स या 3 दशक संघात्मकता। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर आएगी, कुछ ऐसी चीजें थी जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करना जिन्होंने शुरू कर दिया था, विरोधाभास जिनको हम बोलते हैं, विरोधाभास स्टार्ट हो गया था। उसमें सबसे पहला आता है नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता ने कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं स्टार्ट किया था, बट राष्ट्रीयता के साथ कॉन्ट्राडिक्शन होने वाली चीजों में आ गया था सबसे पहले क्षेत्रीयता। गुजरात और मुंबई जैसे स्टेट ने डिमांड कर लिया था कि हमें अलग अलग स्टेट चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग अलग स्टेट बनने लग गए। एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं नृजातीय या एथनिक क्षेत्रीयता। नृजातीयता के आधार पर हमारे यहाँ पर क्षेत्रीयता विकसित होने लगी थी, जिसका एक एग्जाम्पल 1970s 1965 का असम रिवोल्ट भी है। ठीक है, जो असम में एजिटेशन स्टार्ट हो गया था वो यहीं से शुरू हुआ था, जिसके बाद में जो हमने अभी सो कोल्ड NRC में और इसमें पढ़ा था ना, असम अकॉर्ड, वो असम अकॉर्ड क्या था, असम समझौता जो था, वो यहीं से आया था। ठीक है, उसकी बात हम कभी बाद में डिटेल में करेंगे। और इसके साथ में स्टार्ट हो गया था सेक्युलरिज्म वर्सेस रिलीजनिज्म। रिलीजियस नेशनलिज्म, जो धार्मिक राष्ट्रीयता है, वो इसके साथ में प्रारंभ हो चुकी थी। मतलब जब देश आजाद हुआ था तब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, उन्होंने इस चीज को कहीं पॉलिटिसाइज नहीं किया था, इस चीज का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करी थी कि धर्म के आधार पर क्या कोई राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है। परंतु बाद के जो हमारे यहाँ पर पॉलिटिशियंस हुए हैं, बाद के जो लीडर्स हुए हैं, उन सब ने इस चीज को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था, या इसके लिए कहा जाता है कि राजनीतिक रोटियां सेकना स्टार्ट कर दी थी। तो ये 3 वो चीजें हैं कि एक तो संघात्मकता के 3 दशक को एग्जामाइन करना था, एक जो विरोधाभास वाली प्रवृत्तियां देश में उभर रही थी, क्या इसमें आपको पता है कि हमने भाषाई आधार पर जो स्टेट्स हैं उनकी डिमांड स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश वगैरह और वो जो सारे स्टेट्स हैं, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस उभर कर आए थे, ये रीजंस थे फर्स्ट सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर कमीशन बनाने के। ये पहले वाले कमीशन की बात है। दूसरे वाले कमीशन की हम बात करते हैं कि इन सब के बावजूद ऐसा क्या बच गया था कि हमें फिर सेकंड कमीशन बनाना पड़ा। सेकंड कमीशन जो है, यहां पर लिख दे रहा हूं, ये बना था सर मदन मोहन
पुंछी की अध्यक्षता में। इसे कॉन्स्टिट्यूटेड किया था 2007 में और 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, ये इसका ब्रीफ वो हो गया। अब ये जो मेन मुद्दे हैं, इन 3 मेन मुद्दों के अलावा क्षेत्रीयता देख लीजिए, भाषावाद देख लीजिए, या धार्मिक जो कम्युनलिज्म जिसे हम कह सकते हैं वो देख लीजिए, ये राष्ट्रीयता के लिए कहीं ना कहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहे थे। और इस सब के बाद में ऐसे क्या मुद्दे बचते थे जो नए उभर कर आए थे, और फिर हमें दोबारा से ये सोचना पड़ा कि हमें फिर से ऐसा कमीशन बनाना चाहिए जो केंद्र राज्य संबंधों को दोबारा से रीडिफाइन करे। उन मुद्दों की बात करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज है जो अभी तक उभर कर नहीं आई थी, दैट इज टेररिज्म और आतंकवाद। आतंकवाद का उदय हो चुका था। हमने पढ़ा होगा ना, ये 1980s या जब तक यूएसएसआर डिमोलिश होने लगा उसके बाद से आतंकवाद का एविडेंट स्टार्ट हो चुका था। सो जो टेररिज्म है उसके उदय के साथ हमारे यहाँ पर भारत में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, वो सबसे बड़ी समस्या थी आंतरिक सुरक्षा। इट्स नॉट अ वॉर, ये युद्ध नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। टेररिज्म वॉर नहीं है, इसने हमेशा इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित किया है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये बॉर्डर पर आकर कभी भी नहीं लड़े हैं। सो आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा ऐसा था। पर आंतरिक सुरक्षा से केंद्र राज्य संबंध का क्या संबंध? सेंट्रल स्टेट के बीच में आपस में कहां पर कोई कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है? उसका सबसे मेन चीज ये है कि क्या टेररिज्म को स्टेट्स अकेले हैंडल कर सकते हैं? क्या स्टेट्स के पास इतनी कैपेसिटी थी कि ये टेररिज्म से लड़ पाते या इसको कंट्रोल कर पाते? ऑब्वियसली इस स्थिति में आते आते जहां हम सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं, केंद्र राज्य संबंधों की बात करते हैं, वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं ना, या जिसको बोलते हैं शक्ति का पृथक्करण। पर वो शक्ति का जो पृथक्करण है वो यहाँ पर शक्ति का केंद्रीकरण में बदलना आवश्यक होता दिख रहा था, क्योंकि केंद्र की फौज ही और केंद्र की इंटेलिजेंस ही आंतरिक सुरक्षा मेंटेन कर सकती है। स्टेट्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, ना फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है। तो क्या केंद्र की शक्ति बढ़नी चाहिए? इस चीज को रीडिफाइन करना स्टार्ट था। इसके बाद में हमने 60 के दशक में एक और चीज स्टार्ट करी थी। मैं आपको रीजंस बता रहा हूं ताकि आपको इंप्लीकेशंस पता चले कि इंटरकनेक्ट करके पढ़ने के तरीके होते हैं। 60 के दशक में एक ऐसी चीज स्टार्ट करी थी जिनको हम बोलते हैं HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, या जिसको हम बोलते हैं ना हरित क्रांति। सो हरित क्रांति में जो हमने HYV सीड्स यूज किए थे और इनका जो कॉम्बिनेशन था, इनके जो फर्टिलाइजर्स थे, इनके जो पेस्टिसाइड्स थे, इस कॉम्बिनेशन में एक चीज की जरूरत पड़ती थी, वो है सिंचाई या जल की ज्यादा मात्रा की जरूरत एग्रीकल्चर में पड़ने लग गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग फेज था 60 का दशक, उसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी का वेस्टर्न पार्ट के किसानों ने इसको यूज किया था और इसका प्रॉफिट लिया था, और इससे यहाँ पर अच्छी उत्पादकता होने की वजह से जो समृद्धि आई थी उसको अदर स्टेट्स ने भी अडॉप्ट करने की कोशिश करी। कब तक? 1900 सन 2000 के बाद के दशक में, कि ये चीजें हम भी अडॉप्ट करें। और इनके बढ़ने से हमें एक चाहिए था सिंचाई वाला पानी, और ये सिंचाई जल को लेकर एक और चीज शुरू हो गई थी राज्यों के मध्य, वो था नदी जल विवाद। तो इस सिचुएशन में सेंटर का क्या रोल रहना चाहिए और सेंटर इन विवादों को किस तरह से डील करे, इसकी एग्जामिनेशन के लिए भी हमारे पास ये असेंशियल हो गया था। दूसरी चीज एक और ज्यादा होने लगी थी कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोक दिया जाता था। जब
केंद्र में मान लीजिए कि अगर कोई अपोजिशन की गवर्नमेंट है या ऐसी सरकार है जो राज्य में नहीं है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाने लगे। और इनके साथ में इसका एक एग्जांपल है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो नदी जोड़ो परियोजना थी, अटल बिहारी गवर्नमेंट ने जिसको अडॉप्ट करने का कोशिश किया था, वो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट नहीं करने दिया और आज तक भी वो पूरा नहीं हुआ था। एंड लास्ट में यूपीए गवर्नमेंट उस टाइम पर थी जब ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2007 में। तो एक दो पार्टी है, एक तो डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और दूसरा है सीपीआईएम। ये दोनों पार्टीज ने भी यूपीए गवर्नमेंट को रेकमेंड किया था या इसको सिफारिश दी थी कि आप एक और कमीशन को गठित कीजिए। सो हमें इस क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए ये समझना था कि इस क्वेश्चन में क्या आएगा। तो इसमें दो चीजें आएंगी इन आवश्यकताओं में। पहला आयोग क्यों गठित किया था और उसके बाद में दूसरा आयोग क्यों गठित किया गया था, ये परीक्षण हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, अननेसेसरी उन चीजों पर नहीं जाना है जो हमें आती है पर क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं। एक क्वेश्चन हम सोसाइटी का यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। भारतीय समाज के सीमांत व वंचित तबके पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। सीमांत तबका क्या होता है और वंचित तबका क्या होता है? डेप्राइव्ड क्लास वो है जिनकी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं हो रही है, और मार्जिनलाइज्ड वो है कि जिनको कहीं भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है। हो सकता है मेरे जैसा इंसान घर के जो फैसले लेता है उसमें घर के कुछ मेंबर्स को इन्वॉल्व ही नहीं करता, तो वो मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे। इसी तरह से ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब देखा जाता है, समाज के कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं या कुछ डिसीजंस लेते टाइम कुछ तबकों को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। अब ये चीज समझ गए, ये इन दोनों का एक्सप्लेनेशन हो गया कि ये तबके कौन से हैं, सीमांत और वंचित तबका। अब आते हैं मेन टर्म पर, क्वेश्चन की डिमांड को समझने पर आते हैं। पहला वर्ड यहां पर दिया गया है डिस्कस। डिस्कस का मतलब ये होता है कि आपको वो पॉइंट्स बताने हैं, वो चीजों की चर्चा करनी है जो आपने रियलाइज किया हो, पर वो लॉजिकल होने चाहिए। मतलब हम यहाँ पर एक टर्म और यूज करते हैं डिस्कस के लिए। कभी कभी यूपीएससी के क्वेश्चंस में एक टर्म यूज आता है जिसे कहते हैं तर्क से पुष्ट कीजिए। आप ऐसे तर्क दीजिए जिनसे इसका पुष्टिकरण हो। अब मैं इन दोनों टर्मों पे आता हूं। यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको एक चीज का और दे देते हैं कि इंटरनेशनल और ग्लोबल के बीच में क्या डिफरेंस है। कोई ऐसी समस्या जो राष्ट्रों के मध्य है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी जल बंटवारा, ये दो राष्ट्रों के मध्य है, ये अंतरराष्ट्रीय समस्या हो सकती है, परंतु ये वैश्विक समस्या नहीं। वैश्विक समस्या क्या होगी? जो ओवरऑल पूरे प्लेनेट पर इंपैक्ट करती हो, पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व पर इंपैक्ट करती हो, उसे वैश्विक समस्या कहा जाएगा। सो दैट इज ग्लोबल। ग्लोबल में क्या आएगा? अभी अभी का एग्जांपल है सबसे अच्छा, दैट पेंडेमिक, जो कोरोना महामारी है, ये ग्लोबल है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? टेररिज्म, ये इसमें आएंगे। ठीक है, सो हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है, मतलब इंटरनेशनल से आगे बढ़कर ऐसी चीजें होने लग गई जो एक साथ पूरे विश्व पर इंपैक्ट क्रिएट करती थी। उन प्रभावों के का भारतीय जो सीमांत और वंचित तबका है उसका सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। ओके, सो हम इस चीज पर आते हैं। चलिए, क्या ग्लोबलाइजेशन का मतलब अब हम समझते हैं। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट कहां से हुआ? सो 1990s की अगर हम बात करें, उस टाइम पर भारत में आर्थिक मंदी आई थी और भारत एक आर्थिक ट्रैप में फंस गया था। इस
के सॉल्यूशन के लिए मनमोहन सिंह जी गए थे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, कि हमें कुछ पैसा उधार दीजिए जिससे हम इस डेट ट्रैप से, इस कर्ज से हम निकल सकें और इससे हम हमारी इकोनॉमी को वापस से रन कर सकें। ओके, IMF ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, पर IMF ने बोला कि हम आपके जो स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हम आपको बताएंगे, जो आपके ढांचे में चेंजेस जरूरी है। अदरवाइज ऐसा होगा कि हम आपको बार बार लोन देते जाएंगे और वो लोन आप फिर भी नहीं चुका पाएंगे और फिर आपके पास कर्ज क्रिएट हो जाएगा। सो स्ट्रक्चरल चेंजेस का उन्होंने सजेस्ट किया। उसमें उन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया था? सबसे पहले कि आप बाह्य व्यापार या एक्सटर्नल ट्रेड जो है उसको ओपन कीजिए, उसके लिए आपके मार्केट्स को ओपन कीजिए और वो चीजें आपके यहाँ पर अलाउ कीजिए जो एक्सटर्नल ट्रेड के थ्रू WTO और इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो चीजें अलाउ की जाती हैं उन सब चीजों को आप अलाउ कीजिए। ठीक है, हमने उसको एक्सेप्ट किया। दूसरा इन्होंने बोला था कि आपके यहाँ का जो घरेलू वित्त बाजार है, वित्त में क्या क्या आता है? मोस्टली दो चीजें आती है, एक आता है बैंकिंग, दूसरा आता है फाइनेंस। इनमें आप ओपननेस, मतलब इनको ओपन कीजिए, इनको खोलिए। ये सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी डोमेन में इसको जाने दीजिए। इसके बाद में हमारे यहाँ पर प्राइवेट बैंकों की संख्या भी बढ़ी, इंटरनेशनल बैंकों की संख्या भी बढ़ी, और यही चीज जो हमारे यहाँ पर बीमा क्षेत्र है, फाइनेंस सेक्टर जो है, इंश्योरेंस सेक्टर है, उसमें भी आने लगा। सो घरेलू वित्त में दो चीजें आती है, बैंक और इंश्योरेंस। ये मैंने F कर दिया था, ये इंश्योरेंस है। इसके बाद में तीसरी चीज इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि आप आपके यहाँ के जो इकोनॉमिक सिस्टम है, आपकी जो गवर्नमेंट है, उस इकोनॉमिक सिस्टम को सोशलिस्ट जो भावनाएं हैं, मतलब समाजवाद जो है, समाजवादी ट्रेंड्स जो है, समाजवादी ट्रेंड में क्या होता है कि समाज के जो कमजोर तबका है उसको हेल्प करी जाती है, उसको कम कीजिए। उसको कम करने के लिए इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि आप जो सब्सिडीज जो है, या जिसको हम हिंदी में सहायिकी भी बोलते हैं, किसी न किसी तरह की जो सहायता आपके गरीब और वंचित तबकों को दे रहे हैं, उसका बर्डन आपकी इकोनॉमी के ऊपर कम कीजिए। और ये यहां पर लिख देता हूं, एक और चीज के लिए इन्होंने बोला था, दैट इज ग्रेजुअल प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण। आपको क्रमिक निजीकरण यहाँ पर शुरू करना होगा। क्रमिक निजीकरण का मतलब हम मैक्सिमम चीजें जो गवर्नमेंट डोमेन में है उसमें धीरे धीरे प्राइवेट एंटिटीज या प्राइवेट जो संस्थाएं हैं या प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनका पार्टिसिपेशन अलाउ करेंगे, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। सो आप ग्रेजुअल प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कीजिए आपके यहाँ पर। इन सभी चीजों को ग्लोबलाइजेशन के मेन जो फैक्टर्स हैं या जिनको घटक बोला जाता है वो कहा जाता है। इन चीजों का कहीं ना कहीं सोसाइटी पर इंपैक्ट पड़ा। मैं इस चीज को एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूं कि क्या इंपैक्ट पड़ा होगा। एक तो जब आपके एक्सटर्नल ट्रेड स्टार्ट हुआ होगा और एक्सटर्नल ट्रेड आपने शुरू, ओपननेस आई होगी, तो हमारे यहाँ के जो घरेलू बाजार थे और घरेलू जो छोटे उद्योग ऐसे थे जो हाथों से कार्य करके किसी चीज का प्रोडक्शन करते थे, वो मशीन के कंपटीशन में नहीं रह पाए। दूसरा, घरेलू वित्त जो था उसमें प्राइवेट कंपनीज आई। समाजवादी जो हमारे ट्रेंड्स थे, जो सब्सिडीज थी या जो किसी भी तरह की हेल्पफुल स्कीम्स थी, उनमें जो खर्च किया जाने वाला पैसा था वो हमने कम कर दिया, कंट्रोल कर दिया। जैसे कि हमने अभी आपने देखा होगा कि पेट्रोल की प्राइसेस है वो मार्केट ड्रिवन है। इससे पहले ऐसा होता था कि गवर्नमेंट इस प्राइस का जो बर्डन है वो शेयर करती थी और पेट्रोल कम कीमत पर दिया जाता था, वो देना बंद कर दिया। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर स्टार्ट हुई और ग्रेजुअल प्राइवेटाइजेशन, जो जो चीजें सरकार में थी और सरकार के अंडर में थी और कम रेट में सरकार अवेलेबल कराती थी, उनको अब मार्केट फैक्टर्स या मार्केट इकोनॉमी को सौंप दिया गया, जिनका एग्जाम्पल अभी अभी रिसेंटली एयर इंडिया है या BSNL है। इस तरह के जो काम है जिनको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, वो किया गया। ये सारी चीज का अभी तक हमने सिर्फ ये बैकग्राउंड देखा है कि इस बैकग्राउंड का, इस ग्लोबलाइजेशन का अब सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम अब देखें। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि इस बैकग्राउंड को समझ पाएंगे तो आप ग्लोबलाइजेशन को समझ पाएंगे, और कभी भी हम सोसाइटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा सोशियोलॉजी का,
तो हम उसको इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। चलिए, अब मार्जिनलाइज्ड जो तबका है उसमें सबसे पहले आता है विमन। हम विमन की बात करते हैं कि विमन तबके के साथ वैसा क्या रहा जो ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के रूप में देखा जा सकता है। जब जब प्राइवेटाइजेशन हुआ है और जब जब यहाँ पर बहुत सारी चीजें बढ़ी है, उसमें मोस्टली एक चीज बढ़ी है जिसको हम बोलते हैं संगठित क्षेत्र। जो कामगारों के क्षेत्र होते हैं, लेबर मार्केट होता है, उसका संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्या होता है संगठित क्षेत्र? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब होता है जो किसी भी लेबर लॉ के अंतर्गत आता हो। किसी भी तरह के लेबर लॉ के अंतर्गत अगर कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट आती है तो वो संगठित क्षेत्र में आएगी, और जो लेबर लॉ के अंडर में नहीं आएगा वो असंगठित क्षेत्र में आएगा। तो महिलाएं मोस्टली संगठित क्षेत्र में नहीं जा सकी। भारत में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का परसेंटेज बढ़ने लगा ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, परंतु महिलाएं संगठित क्षेत्र में नहीं आ सकी क्योंकि महिलाएं स्किल्ड नहीं होती थी, और मोस्टली महिलाएं स्किल्ड होकर संगठित क्षेत्र में आने के पीछे उनकी जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं वो हुआ करती थी। तो हम यहाँ पर सामाजिक एस्पेक्ट देखेंगे। उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप एग्रीकल्चर वर्कर हो सकते थे, एग्रीकल्चर इज अ लाइफ स्टाइल आपकी हो सकती है, परंतु अगर आपको कॉल सेंटर में काम करना है तो उसके लिए आपको डे नाइट ड्यूटीज है, आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रात की 12 बजे से सुबह की 8 बजे तक है, तो वो हो सकता है कि परिवार वाले अलाउ नहीं करते थे। आप अपने खेत पर जाकर काम कर रहे हैं और डे आवर्स में काम करके आ गए हैं, दैट इज अनदर थिंग। तो महिलाओं पर ये एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का कि संगठित क्षेत्र का परसेंटेज बढ़ने लगा और उसमें महिलाओं की भागीदारी कम होने लगी। दूसरी चीज है कि जो समाज की सोच है वो भौतिकवादी होती गई, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियलिस्टिक। इस मटेरियलिस्टिक होने की वजह से लोगों में भौतिक चीजों के प्रति जो डिमांड्स है वो बढ़ने लगी। इन भौतिक चीजों की डिमांड्स बढ़ने से क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर दहेज की मांग बढ़ने लगी, या दहेज में नई नई चीजें डिमांड करने लगी। अभी हमने रिसेंटली अखबार में पढ़ा था, एक केस आया था हरियाणा का। वो लड़का होटल व्यवसायी था या गवर्नमेंट किसी ऑफिसर पोस्ट पर था, और उसने फॉर्च्यूनर की डिमांड करी थी, और फॉर्च्यूनर की डिमांड के बिना वो वहां से बारात लेकर लौट गए क्योंकि वो फुलफिल नहीं कर पाए थे। सो ये मटेरियलिज्म ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमारे यहाँ पर आया था। और एक और चीज है, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट यहाँ पर इंडिया में स्टार्ट हुआ है, जो प्रतियोगिता थी जिनको हम बोलते हैं सौंदर्य प्रतियोगिता। सौंदर्य प्रतियोगिता है। ये सौंदर्य प्रतियोगिताएं जो होने लगी थी, इन सौंदर्य प्रतियोगिताओं की वजह से जो चीजें स्टार्ट हुई थी वो ये थी कि जो वेस्टर्नाइज्ड कल्चर है, जो पाश्चात्य सभ्यता है, उसका हमारे यहाँ पर प्रभाव बढ़ने लगा। और इस पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव बढ़ने की वजह से फीमेल के लिए जो एक सामाजिक इम्पैक्ट वो हुआ है कि वेश्यावृत्ति में इनको ज्यादा झोंके जाने लगा। इससे पहले वेश्यावृत्ति का परसेंटेज उतना नहीं होता था समाज में जितना होने लगा। दूसरा, ठीक है, तो ये इस तरह से हमें किसी भी पॉइंट को एंटरटेन करना होगा, किसी भी क्वेश्चन को हमें देखना होगा। इसी तरह से हम ये देखेंगे कि पार्ट सेकंड में दलित जो है, दलित पर क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं, और पार्ट थर्ड जो हम एक और वंचित तबका मानते हैं, ट्राइब्स या ट्राइबल जो पीपल हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, इन चीजों को हम देखेंगे। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करनी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मैं एक ब्रेक के बाद में हम वापस से अगले क्वेश्चन पर आते हैं।